गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बहुत दिनों बाद आज फिर से क्लास लेने का मौका मिला है। मैं आप लोग को हिंदी संचयन भाग 2 मैंने क्लास 10 का संचयन का भाग 2 चैप्टर लास्ट चैप्टर है चैप्टर 3 टोपी शुक्ला। आज टोपी शुक्ला के बारे में आप लोग को पढ़ा रही हूँ। ये मेरा अंतिम चैप्टर है बेटा। अभी मैं ऑडियो में टोपी शुक्ला पढ़ा दे रही हूँ, फिर आप लोग का लाइव क्लास में लूँगी टोपी शुक्ला से। फिर आप लोग जो भी प्रॉब्लम होगा 3-4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह करके लिया जाएगा। फिर आज आपका जो भी प्रॉब्लम होगा मैं सॉल्व कर दूंगी। टोपी शुक्ला कक्षा 10 संचयन 2। लेखक है रही मासूम राजा। जन्म 1 सितंबर 1927, मृत्यु 15 मार्च 1992 को। स्थान गाजीपुर जिले के गंगौली गांव उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। राही मासूम राजा 1 सितंबर 1925, 15 मार्च 1992 जन्म गाजीपुर जिले के गंगौली गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गंगा किनारे गाजीपुर शहर के एक मोहल्ले में हुई। बचपन में पैर में पोलियो हो जाने के उनकी पढ़ाई जो है पोलियो हो गया था तो कुछ सी लेके रुक गई थी, लेकिन इंटरमीडिएट करने के बाद अलीगढ़ आ गए। यहीं से एमए करने के बाद उर्दू में उन्होंने तिलिस्म एश होशरुबा पर पीएचडी डिग्री की। पीएचडी इन्होंने उनका डिग्री प्राप्त किया। इनका टॉपिक ये था। पीएचडी करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ के उर्दू विभाग के प्राध्यापक हो गए। अलीगढ़ के एक मोहल्ले बदरबाग में रहने लगे। अलीगढ़ में वो रहते हुए अपने भीतर साम्यवादी दृष्टिकोण का विकास कर लिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वे सदस्य हो गए। अपने व्यक्तित्व के इस निर्माण काल में बड़े ही उत्साह से साम्यवादी सिद्धांतों के द्वारा समाज के पिछड़ेपन को दूर करना चाहते थे। इसके लिए वे सक्रिय प्रयत्न भी करते रहे थे। 1968 से 1968 से राही बम्बई में रहने लगे थे। अपनी साहित्यिक गतिविधियों के साथ साथ वो फिल्म के लिए भी कहानी लिखना शुरू किए थे। उनका जीविका का प्रश्न बन गया था, क्योंकि ज़िंदगी तो चलानी थी, इसलिए पैसे तो चाहिए थे, इसीलिए उन्हें फिल्मों में कहानी लिखना शुरू। स्पष्टवादी व्यक्ति थे। अपने धर्म निरपेक्ष राष्ट्रीय दृष्टिकोण के कारण स्पष्टवादी थे और लोकप्रिय हो गए थे। यहीं रहते हुए राही ने आधा गांव दिल, एक सादा कागज, ओस की बूंद, हिम्मत जौनपुरी के उपन्यास, वो 1965 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए वीर अब्दुल हमीदी के जीवनी छोटी आदमी की बड़ी कहानी लिखी। ये सभी कृतियाँ मैंने जिन्होंने लिखा हिंदी में थी। वह पहले उर्दू में महाकाव्य लिखे थे जो 1857 के बाद हिंदी में क्रांति के नाम से प्रयुक्त हुआ। छोटी बड़ी नज़में भी ये लिख चुके हैं। अब आते हैं हम चैप्टर पे। टोपी शुक्ला, इसमें दो दोस्तों की कहानी है। पहले का नाम है इफ़न, दूसरे का नाम है टोपी। एक्चुअली कहानी टोपी के ऊपर है, लेकिन जब तक हम लोग टोपी के बारे में अगर हमें पूर्ण जानकारी लेनी है तो उसके दोस्त इफ़न के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि इफ़न टोपी की कहानी का अटूट हिस्सा है। जहाँ जहाँ टोपी रहता है वहाँ वो इफ़न रहता है, इसलिए उसके बाद जानकारी। इफ़न के बारे में कुछ जान लेना इसलिए ज़रूरी है कि इफ़न के बारे में कुछ जानना ज़रूरी था, क्योंकि इफ़न जो है टोपी का पहला दोस्त था। इस इफ़न को टोपी ने सदा इफ़न कहा। इफ़न उर्दू में इफ़न बोलते हैं, तो बोले इफ़न के बारे में जान लेना ज़रूरी क्यों है कि इफ़न जो है टोपी का पहला दोस्त था। और इफ़न को टोपी हमेशा इफ़न इफ़न बोलता था। इफ़न ने इसका बुरा माना, परंतु वह इफ़न पुकारने पर बोलता रहा। इसी बोलते रहने में उसकी बड़ाई। कोई इफ़न को इफ़न अगर कह दे, जैसे नुक्ता का प्रयोग नहीं करके नुक्ता का प्रयोग करते हैं, फ होता है, उर्दू शब्दों में प्रयोग किया जाता है। अगर इफ़न को फ़न कर दे तो उसको ख़राब तो लगता था, लेकिन टोपी उसका बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत जिगरी दोस्त था, तब वो भी फिर भी बोलता था। यह नामों का चक्कर भी अजीब होता है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा, हिंदी के दो नाम हैं, परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने पर कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। नाम कृष्ण हो तो अवतार कहते हैं, मोहम्मद हो तो पैगंबर। मैंने कह रहे हैं लेखक कि नाम का चक्कर अजीब होता है। हिंदी और उर्दू क्या है, एक ही भाषा, हिंदवी के दो नाम हैं, परंतु आप खुद देख लीजिएगा कि नाम बदल जाने में बहुत घपले हो जाते हैं। और कृष्ण हो तो अवतार कहते हैं, मोहम्मद हो तो उनको पैगंबर नाम दिया। नामों के चक्कर में पढ़कर लोग यह भूल गए हैं कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे, दोनों ही पशुपति गोवर्धन और ब्रजकुमार। मैंने ये नाम का अजीब चक्कर है। नाम के चक्कर में, हिंदू मुस्लिम के नाम के चक्कर में लोग भूल जाते थे कि दोनों मोहम्मद साहब भी दूध देने वाले जानवर यानी बकरी चराते थे, और कृष्ण जी भी दूध देने वाले जानवर यानी गाय चराते थे। दोनों ही पशुपति माने पशुओं के मालिक, दोनों पशुओं के मालिक थे। गोवर्धन थे, गोवर्धन ने माने
गौओं का वर्धन करने वाला, गौओं को बढ़ाने वाले थे, और दोनों ब्रज कुमार थे, दोनों ब्रज के रहने वाले थे। इसलिए तो कहता हूँ, मैंने दोनों कोई अंतर, जैसे कृष्ण और मोहम्मद में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए बोल रहा है लेखक, कह रहे हैं टोपी के बिना इफ़न, इफ़न के बिना टोपी न केवल अधूरे हैं बल्कि बेमानी है। इसलिए इफ़न के घर चलना ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही है, परंपराओं के पेड़ पर कैसे। मैंने लेखक कह रहे हैं कि अगर जैसे कृष्ण और मोहम्मद साहब में कोई अंतर नहीं है अगर देखिए, तो उसी तरह मैं वो कहना चाहते हैं कि टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी अधूरे हैं। मैंने एक दूसरे के पूरक नहीं है बल्कि बेईमानी है। मैंने दोनों को एक दूसरे के बिना कल्पना करना भी हम उनके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अगर टोपी के बारे में जानना है तो इफ़न के घर चलना ज़रूरी है, और यह देखना ज़रूरी है कि उनकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं, माने उनका परवरिश किस तरह से हुआ है, और उनकी परंपराओं के, और किस तरह उनके घर की परंपराएं कैसी, कि दोनों अलग अलग घर में जन्म लिए, एक हिंदू घर में जन्म लिया, एक मुस्लिम घर में जन्म लिया। तो लेखक बताना चाह रहे हैं कि दोनों के बारे में जानने से पहले दोनों के घर में जाना जरूरी है, दोनों के रीति रिवाज देखना जरूरी है, दोनों की परंपराएं देखना जरूरी है, दोनों का पालन पोषण कैसे हुआ ये जानना जरूरी है। इफ़न की कहानी बहुत लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी कह सुन रहे हैं, इसलिए मैं इफ़न की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि केवल उतनी ही सुनाऊंगा जितनी टोपी की कहानी। लेखक बता रहा है कि इफ़न की कहानी बहुत लंबी है, टोपी की कहानी कह रहा है लेखक, लेकिन इफ़न की कहानी बहुत बड़ी है। और ये लेखक बता रहा है कि हम लोग टोपी की कहानी कह सुन रहे हैं, हम लोग टोपी की कहानी को बता रहे हैं, इसलिए इफ़न की पूरी कहानी नहीं सुनूंगा, बल्कि इफ़न को उतनी ही कहानी सुनाऊंगा जितना ही टोपी के। इफ़न का बहुत लंबा कहानी है, लेकिन टोपी की कहानी के लिए इफ़न के बारे में बताना ज़रूरी है, तो इफ़न के बारे में इतना ही बताना चाहते हैं जितना टोपी की कहानी के लिए ज़रूरी है। मैंने इसे ज़रूरी जाना कि इफ़न के बारे में आपको कुछ बता दूं, क्योंकि इफ़न आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा, न टोपी इफ़न की परछाई है, न इफ़न टोपी की। लेखक बता रहे हैं कि हम इसलिए इफ़न के बारे में बताना चाहते हैं क्योंकि टोपी जहाँ जहाँ मौजूद है वहाँ वहाँ इफ़न आपको दिखाई देगा, वहाँ आपको इफ़न सुनाई देगा। इसलिए जगह जगह मैंने ज़रूरी जाना इफ़न के बारे में कुछ बता दूँ, न टोपी इफ़न की, क्योंकि इफ़न टोपी की परछाई नहीं है। इफ़न और टोपी दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, एक दूसरे की परछाई नहीं है। इफ़न अलग है, टोपी अलग है। ये दोनों दो आज़ाद व्यक्ति हैं, इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट एक दूसरे के से आज़ाद तौर पर हुआ है। इन दोनों को दो जगह तरह की घरेलू परंपराएं लेखक बता रहा है कि टोपी इफ़न की परछाई नहीं है, नहीं इफ़न टोपी की परछाई है। ये दोनों आज़ाद माने अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग स्वतंत्र व्यक्ति हैं। इनका विकास माने इनका पालन पोषण अलग अलग तरीके से हुआ है, स्वतंत्र तरीके से हुआ है। इन दोनों माने दो दो घर में रहते हैं, दो घर की परंपराएं, दो घर के ट्रेडिशन उनको मिला हुआ है। इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा, फिर भी इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इफ़न टोपी की कहानी का, मैंने बोला कि दोनों व्यक्ति टोपी और इफ़न दोनों ने अपनी ज़िंदगी के बारे में अलग अलग सोचा, अलग अलग, तो फिर भी इफ़न टोपी की कहानी का, इफ़न जो है टोपी दोनों एक दूसरे की कहानी का अटूट, अटूट मतलब कभी अलग नहीं किया जा सकता है, वैसा हिस्सा है। यह बात बहुत मैंने ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा, मैंने कितना भी हम चाहें हम इफ़न को टोपी की कहानी से अलग नहीं कर सकते। इसीलिए इफ़न की कहानी को लेखक यहाँ बताना चाह रहा है, क्योंकि टोपी की कहानी जब पूरी होगी जब हम इफ़न की थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, पूरी चर्चा तो नहीं, क्योंकि इफ़न की कहानी बहुत लंबी है, तो थोड़ी बहुत लेखक चर्चा कर रहे हैं। इसलिए हमें टोपी शुक्ला की जानकारी प्राप्त करने के लिए इफ़न के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के अटूट हिस्सा है, ना टूटने वाले हिस्सा। धन्यवाद बच्चों, आज यहीं तक, आज स्टार्ट किया है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अभी पढ़ा दे रही हूँ, फिर लाइव क्लास में पूरा पढ़ाऊँगी। थैंक यू।